हेलो बच्चों, आज है हमारा डे 5 और आज हमारा रिवीजन के लिए चैप्टर है बालक बच गया। बहुत आसान सी और बहुत सुंदर सी कहानी है। आप सबने बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, आप सबको बड़े अच्छे से समझ भी आई होगी। लेकिन आज की वीडियो में हम इसको रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सार डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके कुछ मुख्य बिंदु जो निकल करके आएंगे, जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, लेखक ने कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा देने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं और अभिव्यक्ति और माध्यम का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है बालक बच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बालक बच गया। इसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा डिस्कस करते हैं। इस कहानी की भाषा हमारी कैसी है। इनकी भाषा है सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे भाषा आपको बड़े आसानी से समझ में आती जाएगी। कोई इसमें मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं है। हालांकि व्यंग्य का प्रयोग इन तीनों कहानियों में भी किया गया है। भाषा के बाद कहानी के मेन प्लॉट पर चलते हैं। इस कहानी में एक बालक है, उसके बारे में और सारी क्या इन्फॉर्मेशन इस कहानी में दी गई है, कौन है और कैसा है, इन दो प्रश्नों का उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। एक बालक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इस कहानी में दी गई है। तो जो बालक है वो प्रधानाचार्य का पुत्र है, यानी स्कूल के प्रिंसिपल का वो बेटा है। और कैसा था उसका फिजिकल अपीयरेंस, कैसा है वो, कैसा दिखाई पड़ रहा था जो उस कहानी के अनुसार है। 8 साल का वो बच्चा है और उसकी आंखें सफ़ेद हैं, उसका मुंह पीला है और उसकी नज़रें नीची झुकी हुई हैं। नज़रें जो हैं फर्श से उठ नहीं रही हैं। इस तरीके का उसका शारीरिक वर्णन किया गया है। अब ये ऐसा शारीरिक वर्णन क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी कहानी को पढ़ने के बाद में, कि ये सारे जो लक्षण हैं उसके शारीरिक स्ट्रक्चर के, वो सब क्या साबित करते हैं। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा था, तो वो एक दिन अपने पिता के साथ उनके विद्यालय में आता है, अपने पिता के साथ उनके स्कूल में आता है। समय क्या था, वार्षिक उत्सव का समय था। वार्षिक उत्सव के समय प्रिंसिपल अपने बेटे को लेकर के आता है, तो वो उसकी प्रदर्शनी करता है कि ये बच्चा जो है कितना योग्य है और इस बच्चे को क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उस बच्चे को घेर करके सभी टीचर्स जो है कुछ प्रश्न उससे पूछ रहे थे। चलिए जल्दी से जानते हैं कि उस बच्चे से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे और वो किन विषयों से संबंधित थे। क्योंकि आपका प्रश्न एक ये बनता है इस कहानी में इम्पोर्टेंट, कि उससे कौन कौन से विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला है धर्म के 10 लक्षण उससे पूछे गए। तो ये धर्म का और साहित्य का प्रश्न हो सकता है। उसके बाद है 9 रसों के उदाहरण, ये साहित्य का प्रश्न है। तीसरे नंबर पर उससे पूछा गया कि जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, -4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके नीचे मछलियां कैसे जीवित रह पाती हैं। तो ये विज्ञान का प्रश्न हो गया। उस बच्चे से अगला सवाल जो पूछा गया वो भूगोल से रिलेटेड था, कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगला एक प्रश्न था कि अभाव को पदार्थ मानकर दुखी क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है ये दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, कि अभाव यानी किसी चीज़ की अगर कमी है तो उसको सच मानकर हमें दुखी क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद इतिहास से प्रश्न पूछे गए। इंग्लैंड के राजा हेनरी जो है, 8वें राजा हेनरी, उनकी पत्नियों के क्या क्या नाम थे, और पेशवाओं का कुर्सीनामा, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये सारे इस तरीके के प्रश्न उस बच्चे से पूछे जा रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं सारे विषय कवर हैं। इसमें साहित्य भी है, धर्म भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है। तो इतने सारे विभिन्न विषयों के प्रश्न उस बच्चे से पूछे जा रहे थे और बच्चे की उम्र थी मात्र 8 साल। ये विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अंत में बच्चे से पूछा गया कि वो भविष्य में क्या करेगा, बड़ा होकर के वो क्या बनेगा या भविष्य में क्या करेगा। तो बच्चे ने वही रटा रटाया उत्तर दे दिया कि लोक सेवा करेगा, यानी समाज सेवा करेगा। तो जिस तरीके से बच्चे को बाकी विषयों के प्रश्न रटाए गए थे, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे प्रश्न भी रटाए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर के सभी टीचर जो उससे प्रश्न पूछ रहे थे वो सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और जब सब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उसे एक इनाम देने की पेशकश करते हैं, कि तुम्हें क्या चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। तो इनाम देने की पेशकश करते हैं तो बच्चा जो है बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। दुविधा उसके मन में क्या थी, कि ऐसा
मांगूं जो पिता को पसंद आए या फिर ऐसा मांगूं जो मुझे पसंद आए। तो ये दुविधा बच्चे के मन में लगातार चलती रहती है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। ये उसके फेस के एक्सप्रेशंस से भी पता लगता है कि बच्चे के मन में काफ़ी दुविधा है इस टॉपिक को लेकर के कि क्या मांगा जाए और क्या नहीं मांगा जाए। तो इस प्रकार बच्चे के मन में दो भाव चल रहे थे। एक था कृत्रिम भाव, कृत्रिम हम कहते हैं बनावटी भाव को, बनावटी यानी जैसा उसको अभी तक सिखाया गया था, प्रेशराइज जो किया गया था, उसके पिता ने उसको जो कुछ सिखाया था। और दूसरा भाव है स्वाभाविक भाव, जो उसके मन में उठ रहा था। तो ये दो प्रकार के भाव उसके मन में चल रहे थे। तो कौन सा भाव जीता? कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें पता लगता है कि उसका स्वाभाविक भाव जीता। बच्चे ने क्या मांगा? स्वाभाविक भावों के अनुसार उसने खाने के लिए लड्डू मांगा। जैसे ही बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा, उसको जो घेर कर खड़े थे उसके पिता और बाकी सारे टीचर्स, वो सभी लोग निराश हो गए। केवल लेखक खुश हो गया। लेखक को कहानी की शुरुआत से ही बच्चे के लिए बड़ा बुरा लग रहा था। उसे उसकी स्थिति पर तरस आ रहा था कि कैसे एक छोटे से बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रखा है। तो लेखक खुश हो जाता है। लेखक को रियलाइज़ होता है कि बालक बच गया। बालक बच गया यानी कि बालक का बचपन अभी भी जीवित है, उसका बचपन अभी भी मरा नहीं है। बालक अपने मन की आवाज़ को सुन पाने में सक्षम है। ये सोच करके लेखक खुश हो जाता है। अब वो इस स्थिति की तुलना करता है हरे पत्तों की आवाज़ और सूखी लकड़ी की अलमारी की आवाज़ से। हरे पत्तों में जीवन होता है, इसलिए हरे पत्तों से जब हवा गुजरती है तो वो आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन सूखी लकड़ी क्योंकि मरे हुए पेड़ से बनती है, इसलिए सूखी लकड़ी की आवाज़ जो है बहुत कर्कश लगती है। अब एक प्रश्न हमने शुरू में छोड़ा था कि बच्चे की शारीरिक अवस्था ऐसी क्यों थी, उस के पीछे क्या कारण था, तो वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चे के ऊपर उम्र से अधिक दबाव बनाया गया था। बिना सोचे, बिना उसको ढंग से समझ में आए, उसके ऊपर रटने का प्रेशर बनाया गया था। उसके आत्मविश्वास में इस वजह से कमी आ गई थी। इतना दबाव था, वो अपने पिता के स्कूल में आ रहा था। सब टीचर उससे पता नहीं किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। अगर उसने उत्तर गलत दे दिया तो घर जा कर के क्या होगा, पता नहीं उसके मन में क्या क्या बातें चल रही होंगी। तो आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी थी। उसके बचपन को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। इतना प्रेशर डाल करके उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा गया था। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुचल दिया गया था। स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती हैं? एक 8 साल का बच्चा है, खेलने कूदने और मौज मस्ती करने के लिए होती है ये उम्र। लेकिन उस उम्र में बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर था कि उसे विभिन्न विषयों के प्रश्न रटवाए गए थे। अब इस कहानी से हमें कुछ निष्कर्ष अगर निकालने हैं तो हम उससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ हम इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं तो उसके स्वाभाविक विकास को हम रोक रहे हैं। और जब हम किसी के स्वाभाविक विकास को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये काम जो है प्रकृति के विपरीत माना जाता है, प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। तो हमें बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ने देना चाहिए। उसकी उम्र के अनुसार वो सारी चीज़ें सीख लेता है। खेलने की उम्र में उसे खेलने देना चाहिए और सीखने की उम्र में उसके ऊपर सीखने का दबाव डाला जाना चाहिए। अगर प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं बढ़ता है, नहीं विकसित होता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होगा। वो बच्चा अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को छोड़ करके हमेशा के लिए बनावटी पर्सनैलिटी को अपने अंदर धारण करे रखेगा और वो उसी तरीके की भावनाओं के साथ जीने को मजबूर रहे। चलिए जल्दी से इस कहानी के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बड़ा आसान सा, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन से प्रश्न पूछे गए? बालक केवल 8 साल का था। उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उस पर बहुत अधिक दबाव डाला गया था। उसे बहुत सारे विषय रटवाए गए थे, इसलिए उसने विभिन्न प्रकार के विषयों के जवाब दिए अपने स्कूल में। और वो प्रश्न कौन कौन से थे? धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं? 9 रसों के उदाहरण। पानी का तापमान अगर -4 डिग्री है तो मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मैं याव जन्म यानी जीवन भर लोक सेवा करूंगा? आसान सा ही आंसर है, देखते हैं। बालक ने अपनी उम्र और योग्यता से कहीं अधिक कठिन सवालों के जवाब दिए थे। उसका पिता एक प्रधानाध्यापक था। उसने अपने 8 साल के बच्चे को बहुत अधिक रटने पर मजबूर कर रखा था। सभी विषयों के साथ साथ उसे कई सामान्य सवालों के आदर्श जवाब भी रटवा दिए गए थे।
यानी उसे विषय तो पढ़ाए गए थे, विषय के अलावा भी कुछ नॉर्मल से प्रश्नों के आदर्श जवाब रटवा दिए थे कि अगर कोई ऐसा पूछे तो इसका परफेक्ट आंसर ये आपको देना है, इस तरीके से। तो ऐसे में जब उससे पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या करेगा, तो ऐसे में उसने वही रटा रटाया आदर्श जवाब दे दिया कि वह तो जीवन भर लोक सेवा करेगा, समाज सेवा करेगा। इस उत्तर का मतलब चाहे उसको पता भी ना हो, लेकिन उसके पिता को लगा कि इस उत्तर से उसकी और उसके बच्चे की समाज में एक महान छवि बनेगी। अगला प्रश्न, एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है, पाठ में यह आभास किन स्थलों पर होता है। इसमें हमें ये बताना है कि कहाँ हमें ये लगता है कि हाँ, बच्चे के साथ कुछ गलत किया गया है। आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो प्रवृत्ति देखते हैं, हम किसको कहेंगे। प्रवृत्ति किसी भी प्राणी के मूल स्वभाव को कहते हैं जो उसे ईश्वर वरदान के रूप में देता है। यानी व्यक्ति का बेसिक नेचर, किसी भी प्राणी का बेसिक नेचर जो ईश्वर उसे देता है, उसको हम प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो बच्चे की प्रवृत्ति खेल कूद की होती है, लेकिन इस पाठ में कई जगह लगता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा गया है। कहाँ कहाँ हमें ऐसा लगता है। उसकी जब शारीरिक अवस्था का वर्णन हो रहा है, तो उसकी उम्र 8 साल है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ज़मीन में गड़ी हुई हैं और उसका मुंह पीला है और आंखें सफ़ेद हैं। इस तरीके से उसकी जो शारीरिक अवस्था है वो ज़रूर बताती है कि हाँ, बच्चा जो है खुश नहीं है। उससे विभिन्न विषयों के प्रश्न पूछते समय उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थोड़ी सी दिखाई देती है, जब वो विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। इनाम के बारे में सोचकर उसके मन में उथल पुथल मचना, जब इनाम लेने की बारी आई तो भी वो दुविधा में पड़ गया। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी जगह हमें यह एहसास होता है कि बच्चे की प्रवृत्तियों को दबाया गया था अनुचित तरीके से। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, बालक बच गया और उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 लाइनें एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, और इस कहानी का क्लाइमैक्स भी इन्हीं लाइनों में है, तो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। कहानी के अंत में लेखक ने बताया कि बालक बच गया है। सुबह से ही लेखक को लग रहा था कि बच्चे के आसपास का सारा वातावरण है वो बच्चे का दम घोट रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने लड्डू मांगा, लेखक ने चैन की सांस ली। लेखक को लगा कि अब बालक बच गया है। जैसे पेड़ के जीवित पत्तों की आवाज़ बहुत मधुर लगती है, लेकिन इसी पेड़ के मरने के बाद जब सूखी लकड़ी से अलमारी बनाई जाती है, तो अलमारी के दरवाज़ों की आवाज़, उसकी खड़खड़ाहट बहुत बुरी लगती है या बहुत कर्कश लगती है। इसका अर्थ यह निकाल सकते हैं कि यदि हम किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके, बहुत ज़्यादा दबाव डाल करके उसे कोई ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहें, तो हो सकता है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी होंगी। इसलिए हमें बच्चे को स्वाभाविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चे की स्वाभाविक परिस्थितियाँ क्या हैं? खेलने कूदने की और मौज मस्ती करने की। तो उम्र के हिसाब से हमें सारी चीज़ें बच्चे को करने देनी चाहिए। अगला प्रश्न इसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हुआ, हमें बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला क्यों नहीं घोंटना चाहिए? आंसर देखते हैं। हर प्राणी अपने स्वाभाविक परिस्थितियों के साथ ही पैदा होता है। ये विशेषताएं उसे प्रकृति से मिलती हैं। जब भी हम प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं और उसके नियमों को तोड़ते हैं, तो हमें इसके नकारात्मक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। यदि हम बच्चे से उसका बचपन छीन लेंगे, तो प्राकृतिक रूप से विकसित होने का जो उसका विकल्प है, उसके पास जो अवसर है कि वो नेचुरल रूप से अपनी ग्रोथ कर सके, वो खत्म हो जाएगा और वो बच्चा सारी उम्र अपने बनावटी व्यक्तित्व के साथ जीवित रहेगा। एक आखिरी प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का। बालक को इनाम की पेशकश करने के बाद उसके चेहरे पर विभिन्न भाव क्यों बदल रहे थे? आंसर देखते हैं। सभी कठिन सवालों के जवाब देने के बाद जब कुछ अध्यापक उसको इनाम देने की पेशकश रखते हैं, तो बालक कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या मांगना है। हालांकि एक बच्चे के लिए ये खुशी का अवसर होना चाहिए था कि उसको इनाम दिया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा सोच में पड़ जाता है। सोच क्या थी कि कुछ ऐसा मांगा जाए जो पिताजी को अच्छा लगे, या कुछ ऐसा मांगा जाए जो खुद को अच्छा लगे। इन दोनों भावों में लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई के भाव उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहे थे। अंत में उसके मन के स्वाभाविक भावों की जीत हुई और कृत्रिम भाव जो है हार गए, और बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा।
चलिए आज का अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में से अपना एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न मैंने बड़ा आसान सा लिया है क्योंकि हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी से रिलेटेड मैंने प्रश्न उठाया है। प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं और कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? आंसर देखते हैं। कोई घटना, पात्र या समस्या कहानी बन सकती है जब क्रमबद्ध रूप में उसका वर्णन किया जाए, यानी सीक्वेंस में उस घटना को अगर हम बताएंगे, जैसा हुआ था ठीक वैसा ही बताएंगे सीक्वेंस में, तो वो कहानी कहलाती है। कहानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। किसी भी घटना या समस्या को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना कहानी कहलाता है। घटना को इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों के मन में जिज्ञासा बनी रहे कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो कहानी क्या है? एक घटना है जिसको हम मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कहानी के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार होते हैं। तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है इस तरीके का कहानी से रिलेटेड। तो उसमें कहानी की परिभाषा के साथ 2-3 मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन से तत्व हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्व जो कहानी को संपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। पहला तत्व है कथानक, दूसरा तत्व है देश-काल, स्थान या परिवेश, तीसरा पॉइंट है पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा मेन पॉइंट है संवाद, पांचवा पॉइंट है द्वंद्व और छठा पॉइंट है चरमोत्कर्ष। तो ये था हमारा आज का डे 5 का रिवीजन। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी और अभिव्यक्ति और माध्यम का ये प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट डे के रिवीजन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।